नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था लागू। बलवंत राय मेहता समिति ने की थी सिफारिश। पाकिस्तान और ईरान हुए इजराइल के खिलाफ। ईरान के राष्ट्रपति ने की पाकिस्तान की यात्रा। इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट किया जारी। और इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में इजाफा। ट्राई ने जारी की रिपोर्ट। टेलीकॉम सर्विसेज के रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है ट्राई। आइए खबरों की शुरुआत करें। राजवंश के बाद राजवंश आते चले गए, एक के बाद एक क्रांतियां होती गईं, लेकिन भारत के ग्राम समुदाय में कोई बदलाव नहीं आया। चार्ल्स मेटकाफ के इस कथन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान कोट किया था। इस कथन से डॉक्टर अंबेडकर गांवों की स्थानीयता और संकीर्णता को बताना चाहते थे। आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी पंचायतों के उतने ही बड़े हिमायती थे। संविधान सभा में हुई बहसों में पंचायतें एक बड़ा मुद्दा थीं। गांधीवादी मूल्यों को मानने वाले सदस्यों और डॉक्टर अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर खूब बहस भी हुई थी। देखिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी वैल्यूज को फॉलो करने वाले कई लोग संविधान सभा के सदस्य जरूर थे। कई बार ये लोग महात्मा गांधी से सलाह लेने भी जाते थे। इस बारे में गांधीवादी अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.D. सेठी ने बताया था। कांग्रेस के नेताओं से गांधी जी ने कहा था कि यदि पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ नहीं बनाया जा रहा तो मेरे पास सलाह के लिए आने की जरूरत नहीं है। इस तरह महात्मा गांधी के दबाव या प्रभाव के चलते पंचायतें संविधान का हिस्सा बन सकीं। पंचायतों को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 के मुताबिक सरकार को ग्राम स्तर पर पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाने होंगे, साथ ही स्वशासन की इकाई के तौर पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान करनी होंगी। गौरतलब है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मतलब ये कि मूल अधिकारों की तरह इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये सरकारों के लिए गाइडलाइंस के तौर पर काम करते हैं। इस तरह पंचायतें संविधान का हिस्सा तो बनी, लेकिन नीति निदेशक तत्वों में शामिल होने के चलते इनका गठन अनिवार्य नहीं था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आजादी के 43 साल बाद संविधान संशोधन के जरिए दिया गया। सवाल है कि आज हम पंचायतों पर बात क्यों कर रहे हैं। आज यानी 24 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जानते हैं यह दिन 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स आफ्टर 3 डेकेड्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाम से एक सेमिनार भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक बात यहां समझिए कि ऐसा नहीं है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले भारत में पंचायतें नहीं थी। पंचायतों का वर्णन तो भारत में वैदिक काल के साहित्य में तक मिलता है। अतीत में जो पंचायतें थीं वे लोकतांत्रिक आधार पर आधारित नहीं थीं। इनमें समाज के उच्च वर्ग का ही वर्चस्व था। 73वें संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसका मकसद जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले जाना है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतों को दी गई है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का जिक्र है। एक्ट के जरिए 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। वहीं पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश L.M. सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। साथ ही 3 स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वक्त बदलता है तो समीकरण बदलते हैं और बेहद पुरानी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। वहीं कट्टर दुश्मन रहे देश एक दूसरे का साथ देते हुए भी दिख जाते हैं। आपको जापान पर परमाणु हमला याद है, वो यूएसए ने किया था। आज जापान और यूएसए आर्थिक से लेकर रणनीतिक तमाम मुद्दों में साथ हैं। इजराइल और ईरान एक वक्त पर अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि इन दोनों देशों की लड़ाई दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकती है।
आज की खबर एक वक्त पर यूएसए के चहेते रहे पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान जो कि अब चीन के खेमे में जा मिला है, दरअसल हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर थे। अभी ईरान और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है। स्टेटमेंट के मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। साथ ही इजराइल द्वारा पड़ोसियों पर किए जा रहे अवैध हमलों जैसे कामों को रोका जाए। इस पूरे मामले पर डिफेंस के जानकारों का कहना है कि जब दो देश इस तरह से आरोप प्रत्यारोप पर उतर आते हैं तो युद्ध जैसी स्थिति की आशंका कम हो जाती है। इजराइल और ईरान दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे पर डिप्लोमेटिक अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों में रूस, चीन, यूएसए, फ्रांस और यूके शामिल हैं। वहीं अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। 24 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और घटना के लिए जाना जाता है। 24 अप्रैल 1973 का दिन भारत में एक लैंडमार्क जजमेंट के लिए जाना जाता है। देश के लोकतंत्र को कायम रखने वाले इस मामले को आज 51 साल पूरे हो गए हैं। सही गेस किया है आपने, हम केशवानंद भारती केस की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के हाथों में दी थी। संविधान को तैयार भी कुछ इस तरह से किया गया है कि उसे लचीला यानी फ्लेक्सिबल और कठोर यानी रिजिड दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लचीले संविधान से मतलब है एक ऐसे संविधान से जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। कठोर संविधान में संशोधन के लिए एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान में तो दोनों तरह की विशेषताएं हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान इसलिए दिया गया था कि बदलते वक्त के साथ देश के नागरिकों की जरूरतें बदलें तो संविधान में भी मॉडिफिकेशन की गुंजाइश होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 368, जिसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति हासिल है। 24 अप्रैल 1973 के दिन 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला सुनाया था। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत एक्विजिशन यानी अधिग्रहण कर लिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 1F और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उससे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब ये कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल उस सीमा तक जहां तक संविधान का मूल ढांचा अफेक्ट ना हो। जानते हैं, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का यूज किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया था। इस प्रावधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को सभी कोर्ट के जजमेंट से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का हिस्सा बताते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की गई है। ये जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, सरकार का लोकतांत्रिक रूप इत्यादि मूल संरचना के हिस्से हैं। फोन चलाते वक्त आपके मन में यह सवाल आया है कि जिस इंटरनेट को हम लगातार यूज कर रहे हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के नाम से मशहूर ये कंपनीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं।
इन कंपनीज को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नाम से भी जाना जाता है। भारत में इन्हें रेगुलेट करने वाली संस्था है ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के आखिरी 3 महीनों में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में तकरीबन 2% का इजाफा हुआ है। भारत में दिसंबर 2023 में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 936.16 मिलियन आंकी गई है, जो कि सितंबर 2023 में 918 मिलियन के करीब थी। इन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में ब्रॉडबैंड और शॉर्टबैंड दोनों तरह के इंटरनेट यूजर्स शामिल हैं। देखिए, ये नंबर्स यूं तो हमें सिर्फ देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बढ़ी हुई संख्या बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की बढ़ी हुई संख्या इकोनॉमी के लिहाज से अच्छे संकेत देती है। इंटरनेट को देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से एक ट्रांसफॉर्मर माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये तक कहती हैं कि अगर इंटरनेट को एक सेक्टर के तौर पर देखा जाए तो ये कृषि और ऊर्जा से भी बड़ा सेक्टर साबित होगा। इस रिपोर्ट को ट्राई के द्वारा जारी किया गया है। ट्राई एक संस्था के तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स आना शुरू हुए तो इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र रेगुलेशन बॉडी की जरूरत महसूस की गई। तब संसद के एक्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के जरिए 20 फरवरी 1997 को ट्राई का गठन किया गया। इसका मकसद था टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना। इसके अलावा ट्राई इस क्षेत्र के सभी प्लेयर्स को एक पारदर्शी नीति के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है। ट्राई एक्ट को साल 2000 में एक अध्यादेश के जरिए संशोधित भी किया गया। इसके जरिए TDSAT यानी टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब ट्राई के न्यायिक और विवाद से संबंधित कामों को TDSAT को सौंप दिया गया है। TDSAT का गठन लाइसेंसर यानी लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी और एक लाइसेंसधारी के बीच, 2 या 2 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर के बीच, सर्विस प्रोवाइडर और उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद का निपटारा करने और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए किया गया है। इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जियो और एयरटेल के बीच विवाद हो और आपके और वोडाफोन आइडिया के बीच कोई विवाद हो तो उसके लिए मामले को कहां ले जाया जाएगा? TDSAT में। यहां तक कि ट्राई के किसी रेगुलेशन के खिलाफ अपील भी TDSAT में की जा सकती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवक रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार KIIT और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। KISS मानवतावादी पुरस्कार की स्थापना 2008 में अच्युत सामंत द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य उन संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करना है जो वैश्विक स्तर पर मानवीय कार्यों के प्रतीक हैं। 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया जा रहा है। इस सम्मेलन की शुरुआत 22 अप्रैल 2024 को रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट थीम के साथ हुई। इस 4 दिवसीय कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड पावर जनरेशन प्रैक्टिसेज से संबंधी कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन किया। यदि हम वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो यह 1923 में स्थापित एक वैश्विक निकाय है। इसका मकसद ऊर्जा की स्थायी आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के शुरुआती सदस्यों में से एक है। DRDO की डिफेंस मटेरियल यूनिट ने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बनी है। यह जैकेट BIS मानकों के अनुसार आर्म्स एंड एम्यूनेशन के 6वें स्तर के उच्चतम खतरे से सुरक्षा प्रदान करेगी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे पहनने में सुरक्षा बलों को आसानी होगी और वे ऑपरेशन के दौरान कंफर्टेबल फील करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर यानी कुलपति नियुक्त किया है। वे बेगम सुल्तान जहां के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं तथा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। इस पद पर वे 5 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक रहेंगी। यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय सर सैयद अहमद खान को दिया जाता है। उन्होंने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे जाकर इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920 के तहत AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया गया।
हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल रखी गई है। दरअसल टीकाकरण कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी महत्व और टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वर्ष 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की स्थापना से की थी। उस समय इसे 180 से भी अधिक देशों में मनाया गया था। इससे पहले इम्यूनाइजेशन वीक विभिन्न देशों में अलग अलग समय पर आयोजित किया जाता था। वर्तमान में इसे वैश्विक स्तर पर एक ही समय में मनाया जाता है। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल रिलायंस जियो ने वैश्विक स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। उसने डेटा ट्रैफिक यानी डेटा खपत के मामले में चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। पिछले क्वार्टर में जियो नेटवर्क की कुल डेटा ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट के करीब रही, जो साल दर साल 35.2% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं डेटा ट्रैफिक के मामले में एयरटेल इस सूची में चौथे नंबर पर आता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पैरा शटलरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल सहित 22 मेडल जीते। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में तरुण, नीतीश कुमार, नित्याश्री और मनीषा रामदास के नाम शामिल हैं। इन्होंने एकल कैटेगरी में अलग अलग श्रेणी में इस मेडल को जीता है। वहीं मिक्स्ड डबल्स में नितेश और तुलसीमती तथा पलक कोहली और सेलिक की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। श्रीजा अकुला ने ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 1 स्थान की छलांग लगाई और विश्व रैंकिंग के 38वें स्थान पर पहुंच गई। यह श्रीजा अकुला के करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग है। इसी के साथ वे शीर्ष रैंक वाली भारतीय महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। इससे पहले मनिका बत्रा शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ी थी। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड चैंपियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। यह 5वीं बार है जब उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में उन्हें ये अवार्ड मिला था। यह अवार्ड प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। इसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। पहला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह वर्ष 2000 में हुआ था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? नजमा हेप्तुल्ला, प्रोफेसर नईमा खातून, नूरजहां सिद्दीकी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 25 दिसंबर, 24 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर। आइए देखिए पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, लेक करीबा स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्थित है पेरू, बीजिंग, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।